हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 2 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 2 अगस्त के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे और हर करंट अफेयर क्वेश्चन के नीचे 3 से 4 करंट अफेयर क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हम कम 40 से 50 करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे मेधान सीरीज का पार्ट 27। तो मेधान सीरीज का पार्ट आज हमारा रहेगा 27, जिसमें हम 2 श्रृंखलाओं में प्रश्न करने वाले हैं। एक तो हम 20 करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जो कि 6 से 7 महीने पुराने रहेंगे, और इसके साथ साथ आज हम महत्वपूर्ण जो विश्व के संगठन हैं इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो इतना प्रश्न करने में कम से कम 120-25 प्रश्न हो जाएगा। इतने प्रश्न को जल्दी सॉल्व करने में 40 मिनट तो कम से कम लग ही जाएगा। अगर यह प्रयास मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यह टॉपिक स्पेशली यूपी पुलिस के लिए बनाया गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो WWW, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब डे कहते हैं, यह मनाया जाता है 1 अगस्त को। अगर बात करें WWW की खोज किसने करी थी, तो टिम बर्नर्स-ली ने करी थी। और यह क्या है? यह एक इंटरनेट पर विशाल जानकारी देने वाला एक समूह है, या फिर कह सकते हैं एक वेबसाइट है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और इसके साथ साथ मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, तो ये दोनों किस तारीख को मनाया जाता है? ये भी जो है 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो 1 अगस्त को 3 दिवस याद रखेंगे, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे, ये तीनों जो है 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 अगस्त 2019 को संसद में 3 तलाक के विरोध में कानून पारित किया गया था। तो याद रखना है, 1 अगस्त 2019 को संसद में 3 तलाक के विरुद्ध जो है कानून पारित किया गया था। नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के हैप्पी बर्थडे के दिन। और इसके बाद वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ में हाथी दिवस पूछे कब मनाया जाता है? तो ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। लल्लन टॉप प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 63वां स्थान मिला है। ग्लोबल हूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अगर पूछे भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 3रा स्थान है। पहला स्थान इसमें है USA का, दूसरा स्थान पूछे किसका है, तो दूसरा स्थान है चाइना का, और तीसरा स्थान है अपने भारत का। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में पूछे भारत की रैंक कितनी है? तो भारत का रैंक है 10वां। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो पुगालिया में आयोजित हुआ है, जो कि इटली का एक शहर है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को 129वां स्थान मिला है। हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दूसरा, हाल ही में वैम्पायर स्टार M67 की खोज करने वाले एस्ट्रोसैट वेधशाला का संबंध किससे है? तो एस्ट्रोसैट वेधशाला का संबंध है इसरो से। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वैम्पायर स्टार M67, इसकी खोज पूछे किसने किया है? तो यह किया गया है एस्ट्रोसैट के द्वारा। एस्ट्रोसैट भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है, ये आपको याद रखना है। और इसको लॉन्च किससे किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था PSLV C30 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसने अभी हाल ही में वैम्पायर स्टार M67 खोजा है, एस्ट्रोसैट ने खोजा है। अगर बात करते हैं वैम्पायर स्टार क्या है, तो यह दूसरे तारों से बेरियम चूसकर खुद को युवा रखने वाला पिशाच तारा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वैम्पायर स्टार जिसकी खोज एस्ट्रोसैट ने करी है। और एस्ट्रोसैट का अगर पूछे संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा इसरो से, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स पूछे किसके मतलब इसके मालिक कौन है, तो एलन मस्क इसके मालिक हैं। और अभी जो है स्पेस एक्स के द्वारा एक मिशन शुरू किया गया है
पोलरिस मिशन, जिसके तहत अंतरिक्ष में अगर किसी को वॉक करना है, टहलना घूमना है, तो यह शुरू किया गया है पोलरिस मिशन के द्वारा, जो कि स्पेस एक्स के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके मालिक हैं एलन मस्क। और स्पेस एक्स का पूछे रॉकेट कौन सा है, तो रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 रॉकेट है। नेक्स्ट है यूएसए का जो स्पेस एजेंसी है, इसे नासा कहते हैं। इसरो भारत की अपनी स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ जी हैं। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। रॉसकॉस्मॉस पूछे ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो यह रूस की स्पेस एजेंसी है। एक और याद रखेंगे जिसका भी हाल ही में निर्माण किया गया है, जिसका नाम है कासा। ये कासा पूछे कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो ये साउथ कोरिया की है। कहाँ की है, तो साउथ कोरिया की है, ये भी आपको याद रखना है। लल्लन टॉप प्रश्न देखें तो हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है, तो नादिया कैल्विनो है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है नाटो के महासचिव कौन बनाए गए हैं, तो नाटो के महासचिव बनाए गए हैं मार्क रूटो। और नाटो का अगर पूछे 32वां देश अभी हाल ही में कौन बना है, तो 32वां देश बना है स्वीडन। कौन बना है, तो वह बना है, एक सेकेंड, तो वह बना है स्वीडन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर BR कंबोज जी को सम्मानित किया गया है। प्रभा वर्मा जी को 33वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लिए मिला है, तो मलयालम भाषा के लिए 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा जी को दिया गया है। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो देश में किया गया है किर्गिस्तान के द्वारा। और अगर पूछे यूटी में किसने किया है, तो लद्दाख ने किया है। हाल ही में चादुम्बी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो हाल ही में चादुम्बी महोत्सव असम में मनाया गया है। तीसरा प्रश्न हमारा है हाल ही में UN इकोसॉक ने किस राज्य की कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को अपना विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया है, तो कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान का संबंध पूछ रहा है कहाँ से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह उड़ीसा से संबंधित है। इकोसॉक यह क्या है, तो यह UNO का एक अंग है। इकोसॉक UNO का एक अंग है। इसका फुल फॉर्म होता है आर्थिक सामाजिक परिषद, जिसकी स्थापना की गई थी 1945 में। वर्तमान में इसमें 54 देश हैं। और अभी हाल ही में इकोसॉक के द्वारा KIIT को विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया गया है। KIIT का फुल फॉर्म होता है कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, और इसका संबंध है उड़ीसा से। तो कैसे याद रखेंगे, कलिंगा कहाँ पे है, कलिंग स्थान जो है उड़ीसा में हुआ करता था, तो ये ऐसे आपको याद हो जाएगा। इसे अभी हाल ही में विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया गया है UNO के द्वारा, जिसका अंग है इकोसॉक। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करते हैं सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख किससे संबंधित है, तो यह कलिंग युद्ध से संबंधित है। कलिंगा स्टेडियम कहाँ है, तो ये भी उड़ीसा में है। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक प्रारंभ हुई है। कहाँ प्रारंभ हुई है, तो कोलकाता में। इंपॉर्टेंट है, यह पहली है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं, तो गैब्रियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु कहाँ प्रारंभ हुई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में प्रारंभ हुई है। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है, तो यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम है जर्मनी। चौथा प्रश्न हमारा है हाल ही में भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर S श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलोशिप चुने गए हैं। इनका संबंध किससे है, तो डॉक्टर S श्रीधर जी का संबंध पूछ रहा है कि ये किस जगह से संबंधित है, तो ये हैदराबाद से संबंधित है। इनके बारे में व्याख्या देखें तो डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर, इनका नाम है डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर, और ये क्या चुने गए हैं, तो ये रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के लंदन के फेलोशिप चुने गए हैं। और इनका संबंध पूछे किस राज्य से है, तो ये हैदराबाद से संबंधित है। और ये कहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो ये कार्य कर रहे हैं CSIR हैदराबाद में ये कार्य कर रहे हैं। इन्हें अभी हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा लंदन का फेलोशिप चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अब हम CSIR के बारे में स्टडी करते हैं।
जिसका फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर, एक सेकेंड, इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1942 में होती है। CSIR के पूछे अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो वर्तमान में PM होते हैं वही CSIR के अध्यक्ष होते हैं, और CSIR का मुख्यालय दिल्ली में है। CSIR के कह सकते हैं संस्थापक या इसकी शुरुआत किसने किया था, तो इसका शुरुआत किया गया था शांति स्वरूप भटनागर जी के द्वारा शुरू किया गया था, और इन्हीं की याद में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है CSIR के द्वारा प्रदान किया जाता है। और यह पूछे कि यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस एंड टेक के क्षेत्र में दिया जाता है। ललन टॉप प्रश्न हमारा है, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है, तो दिव्यकृति सिंह हैं। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो प्रदेश में जो है महाराष्ट्र को मिला है। अगर शहर में पूछे किसे दिया गया है, तो शहर में दिया गया है इंदौर और सूरत को दिया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है, तो भारतीय नौसेना में शामिल पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन का नाम है दृष्टि 10। हाल ही में UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, तो जियानी इन्फिंटोनो साहब को किया गया है, और ये वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। पांचवां प्रश्न है, हाल ही में विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कश्मीर, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कश्मीर जो है यह विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र पाने वाला देश का चौथा शहर बन गया है। अगर बात करें कि इसको अवार्ड कहाँ दिया गया है, तो यह अवार्ड दिया जाएगा श्रीनगर में दिया जाएगा, और यह को अवार्ड किसने दिया है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो कि मनोज सिन्हा जी हैं, इन्होंने यह अवार्ड दिया है। तो इस प्रकार से कश्मीर जो है भारत का चौथा शहर बन गया है। किस श्रेणी में, तो विश्व शिल्प शहर श्रेणी में चौथा शहर कश्मीर बन गया है। अगर बात करें पहला शहर कौन है, तो जयपुर है, दूसरा शहर है मामल्लपुरम है जो कि तमिलनाडु में है, और चौथा शहर है, तीसरा शहर है मैसूर कर्नाटक में है, और चौथा कश्मीर है। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व साहित्य शहर अभी हाल ही में किसे घोषित किया गया है, तो कोझिकोड को किया गया है, और ये केरल में है। विश्व संगीत शहर पूछे किसे घोषित किया गया, तो ग्वालियर को किया गया है। ये कहाँ का शहर है, तो यह मध्य प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कश्मीर का इतिहास अगर पूछे किस पुस्तक में वर्णित है, तो रजत तरंगणी में वर्णित है, और इसके लेखक कौन है, कल्हड़ हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। लल्लन टॉप प्रश्न में हमारा है, हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिला है, तो पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है, जो कि मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है, तो यह किया गया है लियोनेल मेसी जी को। छठा प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक पुराना केस था जिसको अभी रद्द करके एक नया केस जारी किया गया है। तो किस केस को रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने नया केस जारी किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बारे में ध्यान से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में संवैधानिक बेंच बैठी थी। संवैधानिक बेंच का मतलब होता है किसी भी बेंच में अगर 5 न्यायाधीश से ज़्यादा बैठ जाते हैं तो उसे मतलब 5 न्यायाधीश के अगर जज एक साथ बैठ जाते हैं तो वह संवैधानिक पीठ हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में संवैधानिक पीठ जो है बैठी थी जिसमें 7 न्यायाधीश जो है फैसला सुना रहे थे। तो फैसला सुनाया गया है 6-1 से जो है फैसला सुनाया गया, यानी कि 6 न्यायाधीश जो है फैसले के पक्ष में थे और एक विपक्ष में थे। जो विपक्ष में थे इनके बारे में भी अभी जानकारी हम दे देते हैं। और ये जो 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच बैठी थी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि वर्तमान में DY चंद्रचूड़ साहब है, ये अध्यक्षता कर रहे थे।
इनके द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है 2004 का ईबी चिनैया केस जो है रद्द कर दिया गया था। ईबी चिनैया केस रद्द कर दिया गया था जो 2004 में आया था, और इसको रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद का ही फैसला बदल के एक नया फैसला सुनाया है। और इसमें कहा गया है कि जो SC और ST लोग हैं, इनकी अगर आर्थिक स्थिति पिछड़ापन है, मतलब ये आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो इनको जो है राज्य सरकार के द्वारा ऐसा को मतलब उनको डिटेल पूरी उनके मतलब उनके बारे में पूरी डिटेल करके जो SC और ST के लोग होंगे उनको अलग से आरक्षण दिया जा सकता है। तो यह फैसला सुनाया गया है कि जो SC और ST के लोग हैं, अगर ये आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो राज्य सरकार उनको अपनी तरफ से और ज़्यादा आरक्षण देकर उनको जो है मुख्य धारा में ला सकती है। ठीक है, तो SC और ST में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इसमें उपवर्गीकरण का अधिकार किसे दे दिया गया है, तो राज्य सरकार के द्वारा यह जो है फैसला लिया जा सकता है कि अगर कोई SC और ST का व्यक्ति है, अगर वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको जो संविधान में आरक्षण दिया गया है उसके बाद थोड़ा सा और भी आरक्षण जो है राज्य अपनी तरफ से दे सकता है। तो इस प्रकार का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। तो मैंने बताया इसमें जो है 7 न्यायाधीश बैठे थे, जिनमें 6 न्यायाधीश जो हैं इस फैसले के पक्ष में थे और 1 न्यायाधीश जो हैं इस फैसले के विरुद्ध थे। तो वो कौन थी? तो वो एक लेडी न्यायाधीश थी जिनका नाम है जे बेला त्रिवेदी। तो ये आपको याद रखना है, ये जो है फैसले के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने यह कहा कि जो है SC और ST में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उनको और अधिक आरक्षण नहीं देना चाहिए, लेकिन 6 लोगों ने कहा हाँ उनको आरक्षण देना चाहिए, और यह आरक्षण देने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? राज्य सरकार के पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो SC ST के लिए देख लिया कि उसमें जो है सब क्लासिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह मान्यता दे दी गई है, और 2004 में यह मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन अब जो है दे दी गई है। इसी प्रकार से OBC में भी अगर किसी OBC वाले का व्यक्ति का अगर आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है, तो उसको जो है राज्य सरकार अपनी तरफ से और अधिक आरक्षण दे सकता है। तो OBC में जो है सब क्लासिफिकेशन जो आयोग का गठन किया गया था, तो उसकी अध्यक्ष कौन थी? तो जे रोहिणी आयोग की सिफारिश पर OBC में भी सब क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण किया गया था। ललन टॉप प्रश्न में 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है? तो द बियर को मिला है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह युगांडा कंपाला में हुआ है। पहला पूछे कहाँ पे हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन? तो यह बेलग्रेड में हुआ था, जो कि सर्बिया की राजधानी है। असम राज्य की सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है रंजन गोगोई जी को। हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर यानी IICG का कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह केरल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक कौन जीता है? तो भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है? तो स्वप्निल कुशल जी ने जीता है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 अगर पूछे किस क्रम का आयोजित हो रहा है? तो 33वें क्रम का हो रहा है। अगर पूछे कि 34वें क्रम का ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो 34वें क्रम का ओलंपिक जो है 2028 में कहाँ पर होगा? तो यह होगा USA में, USA के शहर लॉस एंजल्स में होगा। ये आपको याद रखना किस क्रम का? तो यह 34वें क्रम का होगा। और इसमें जो है पेरिस ओलंपिक में जो है इंडिया की तरफ से 117 खिलाड़ी ने भाग लिया है। कितने खेल खेलने वाले हैं? तो ये 16 खेलों के 117 खिलाड़ी ने भाग लिया है। पहला पदक जो है जीता गया था कांस्य पदक, किसके द्वारा? तो मनु भाकर जी के द्वारा जीता गया था। और किस में जीता गया था? तो किस श्रेणी में? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता गया था। फिर दूसरा पदक भी कांस्य पदक जीता गया है, और यह मिक्स में जीता गया है। मनु भाकर और सवरजोत सिंह ने मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। और तीसरा भी किसके द्वारा कल जीता गया था? तो तीसरा भी कांस्य पदक जीता गया था, और किसके द्वारा? तो स्वप्निल कुशले जी के द्वारा जीता गया था। और इन्हें जो है 50 मीटर राइफल पोजीशन में 3 पोजीशन में ये जो है कांस्य पदक जीते हैं। और इनका संबंध पूछे किस राष्ट्र से है किस राज्य से है? तो ये महाराष्ट्र के हैं। तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। अब तक भारत जो है 3
कांस्य पदक जीत चुका है। एक तो मनु भाकर जी ने और एक मिक्स में मनु भाकर और सबरजोत सिंह ने जीता है, और तीसरा किसने जीता है तो स्वप्निल कुशले जी ने जीता है, और तीनों कांस्य पदक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है लल्लन टॉप। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन है? तो एक तो हैं पीवी सिंधु जी और दूसरे हैं शरद कमल जी। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक और कुल पदक कितने थे? तो भारत की पदक अगर पूछे कितने थे तो 7 पदक थे, जिनमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था। जबकि रैंक पूछे कितनी थी भारत की तो 48 रैंक थी। ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक किस भारतीय ने जीता था? तो केडी जाधव जी ने जीता था, कुश्ती में जीते थे, ब्रोंज मेडल जीते थे और 1952 के ओलंपिक में जीते थे, जो कि हेलसिंकी में आयोजित हुआ था। ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? तो पहला व्यक्तिगत अगर पूछे पदक किसने जीता था तो कर्णम मल्लेश्वरी जी ने जीता था, कांस्य पदक जीता था, 2000 सिडनी ओलंपिक में जीता था। हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साधना सक्सेना नायर जी। इसके बारे में व्याख्या देखें तो इंडियन आर्मी की चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई हैं? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल साधना सक्सेना नायर जी बनाई गई हैं। तो इंडियन आर्मी की चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जी बनाई गई थी, और इन्हें जो है ट्रेनिंग किसके साथ दिया गया था? तो इजरायली सैनिकों के साथ इनको ट्रेनिंग दिया गया था। इंडियन आर्मी के अध्यक्ष पूछे वर्तमान में कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश त्रिपाठी जी हैं। वर्तमान सीडीएस पूछे कौन है? तो अनिल चौहान जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित हुई है? तो उज्जैन में स्थापित हुई है। हाल ही में आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित हुआ है? जंजीबार में हुआ है, जो कि तंजानिया का एक द्वीप है, यानी तंजानिया का अधिकार है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ प्रारंभ हुई है? यह कोलकाता में प्रारंभ हुई है, और किस नदी पर बनाया गया है? तो हुगली नदी पर बनाया गया है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह पूछे कौन सा है? तो यह लोथल है। 9वां प्रश्न है हाल ही में दुनिया की प्रमुख एल्यूमीनियम उत्पादकों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एल्यूमीनियम उत्पादक में भारत को दूसरा स्थान मिला है। 3 प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्पादक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एल्यूमीनियम में, फिर इसके बाद लौह अयस्क में और चूना में। इसमें पूछेंगे भारत की रैंक कौन सी है। तो एल्यूमीनियम में पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान है भारत का, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। तीसरा स्थान है रूस का। पहले रूस जो है दूसरे स्थान पर हुआ करता था, अब दूसरे स्थान पर भारत हो गया है। लौह अयस्क में भारत की रैंक है चौथी, यानी कि भारत का स्थान लौह उत्पादन में चौथा है, और चूना उत्पादन में भारत का रैंक है तीसरा। एल्यूमीनियम पूछे किसका अयस्क है? तो एल्यूमीनियम बॉक्साइट का अयस्क है। लोहे का अयस्क पूछे कौन है? तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। हेमेटाइट का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो यह उद्योग श्रेणी में, यानी उद्योगों में सबसे ज़्यादा अगर पूछे कौन से लोहे का प्रयोग किया जाता है तो उद्योग में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछे सबसे अच्छा कौन सा लोहा होता है तो वह मैग्नेटाइट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा पूछे कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 95% होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछे उद्योगों में किसका प्रयोग किया जाता है तो यह किया जाता है हेमेटाइट का, जो कि दूसरे नंबर का सबसे अच्छा लोहा है। और भारत में पूछे सबसे ज़्यादा कौन सा लोहा पाया जाता है तो भारत में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है लल्लन टॉप। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेबीसोर का संबंध किससे है? तो हेबीसोर का संबंध है हेपेटाइटिस ए से। पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करी है। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को चुना गया है, और यह हॉस्पिटल कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आलिया भट्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का हमारा करंट अफेयर का आखिरी प्रश्न है। हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिमल नाथवानी जी ने यह पुस्तक लिखी है। कॉल ऑफ द गिर, इसके लेखक कौन है? तो परिमल नाथवानी जी हैं, और परिमल नाथवानी जी वर्तमान में राज्यसभा के एमपी भी हैं। इस पुस्तक में एशियाई शेरों के बारे में उल्लेख किया गया है, और पूछे कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि गुजरात में है। और पूछे कि इस पुस्तक के लिए
परमिल नाथवानी जी का प्रशंसा किसने किया है? तो पीएम मोदी जी ने किया है। भारत में पूछे कि वर्तमान में कितनी रामसर साइट्स, कितनी विश्व धरोहर सूची हैं? तो भारत में वर्तमान में 43 विश्व धरोहर सूची घोषित की गई है। 43वां पूछे कौन सा भी हाल ही में घोषित किया गया था? तो मोइदम किया गया था। 42वां कौन सा था? होयसल था। और 41वां पूछे तो शांति निकेतन। ये वाला कहाँ पे है? तो पहला मतलब 43वां असम में है। और इसके बाद होयसल पूछे कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है। और शांति निकेतन पूछे कहाँ पे है? तो यह वेस्ट बंगाल में है। तो ये आपको 41, 42, 43 तीनों याद रखना है। कुल विश्व धरोहर कितना है? तो 43 ही आपको याद रखना है। 43 में से 35 जो है सांस्कृतिक विश्व धरोहर है, 7 जो है प्राकृतिक विश्व धरोहर है, और 1 जो है मिश्रित है जो कि कंचनजंगा सिक्किम में है। तो ये जो है भारत की विश्व धरोहर के बारे में पूरी जानकारी है। अब इसके बारे में लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। भारत में कुल कितने अमूर्त धरोहर हैं? तो भारत में कुल 15 अमूर्त धरोहर है, यानी कि जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसे जो है बोला जाता है अमूर्त धरोहर। ठीक है, जिसमें 15वां पूछे कौन सा है? तो 15वां गरबा है। और 14वां पूछे कौन सा था? तो 14वां दुर्गा पूजा था, जो कि पश्चिम बंगाल का था, और गरबा गुजरात का था। हाल ही में साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो मैंने बता दिया, कोझिकोड केरल को। और शिल्प का शहर किसे चुना गया था? तो यह श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर को चुना गया था। संगीत का शहर ये भी बता दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट मैदान सीरीज का पार्ट 27, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन करने को देखने को मिलेगा। और यह हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है, जिसमें आप सभी को 20 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि 6 से 7 महीने पुराने होंगे, इनका रिवीजन करने वाले हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख संगठनों के बारे में। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं फालतू की बात नहीं करता हूँ, टू द पॉइंट जो है मैं बात करता हूँ। ठीक है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहली बार आयोजित हुआ है गोवा में। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 अगर पूछे किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और यह जो है अगर पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यह कब से कब तक के लिए शुरू किया गया है? तो 2015 से 2030 के लिए शुरू किया गया है, जिसमें 17 गोल निर्धारित किया गया है। अगर पूछे कि SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत में कौन सा पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तराखंड पहला स्थान प्राप्त किया है। विश्व में पूछे भारत की रैंक क्या है SDG में? तो विश्व में भारत की रैंक है 109वीं। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर पूछे कौन सा है? तो पालीतानी शहर है, ये आपको याद रखना है। और यह शहर पूछे कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है। एग्रीश्योर क्या है? तो एग्रीश्योर एक कृषि स्टार्टअप में हेल्प करने के लिए शुरू किया गया एक वेबसाइट है। और यह किसने शुरू किया है? एक पोर्टल है, किसने शुरू किया है? तो नाबार्ड ने इसकी शुरुआत करी है। और नाबार्ड की स्थापना पूछे कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की जाती है। खारची पूजा पूछे कहाँ मनाया जाता है? तो यह त्रिपुरा में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता पूछे कौन बनाया गया है? तो यह बनाए गए हैं कार्लोस अल्कराज। और ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। ऑपरेशन जज्बा किसने शुरू किया है? तो ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने शुरू किया है। किसके लिए? तो सोने की तस्करी को रोकने के लिए। नेपाल के प्रधानमंत्री चौथी बार कौन चुने गए हैं? तो चौथी बार चुने गए हैं KP शर्मा ओली जी। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो फाइनल मैच अर्जेंटीना कोलंबिया के बीच में हुआ था, और इसे जीता किसने? अर्जेंटीना ने जीता है। और उपविजेता कौन बन गया है? तो कोलंबिया बन गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान के तहत जो है देश का पहला शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो बीकानेर। और दूसरा शहर घोषित किया गया है प्रयागराज। RBI के द्वारा जो है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी किसे घोषित किया गया है? तो जियो फाइनेंस को घोषित किया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप का लीजेंड्स 2024 किसने जीता है? तो यह इंडिया ने जीता है। यह पहली बार जीता गया है, यानी कि यह पहली बार आयोजित हुआ, और पहली बार भारत ने जीता है। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर जीता है। और इसके कप्तान पूछे कौन बनाए गए थे? तो भारत की तरफ से युवराज सिंह थे। एशियाई हाथी को हार्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका किसने लगाया है? तो यह लगाया गया है USA के द्वारा। 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे कास्पर कहते हैं, का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह साउथ कोरिया में किया गया है। दुनिया की पहली 3D इलेक्ट्रिक एब्रा की शुरुआत किसने करी है? तो यह किया गया है UAE के द्वारा। पैट टिलमैन अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह प्रिंस हैरी जी को दिया गया है। भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ पर खोले गए हैं?
तो विदेश में खोला गया है पहली बार मॉरिशस में। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में देश का पहला जन औषधि केंद्र खोला गया है विदेशों में। R21 या फिर कहें मैट्रिक्स M, इसकी शुरुआत पूछे किसने करी है, तो इसकी शुरुआत की गई है यानी इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा किया गया है। यह क्या है, तो यह एक मलेरिया वैक्सीन है और इसको जो है पहली बार अपने अफ्रीकन देश में पहली बार किसने लगाया है अपने लोगों को, तो कोटे डी आइवर ने लगाया है। तो R21 मैट्रिक्स M यह मलेरिया वैक्सीन है। यह पहले अफ्रीकन देश कोटे डी आइवर में जो है लगाया गया है और इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पूछे कौन बनाई गई हैं, तो यह उर्सुला वान डोर जी बनाई गई हैं। अस्मिता परियोजना पूछे किसने शुरू किया है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और शिक्षा मंत्रालय के पूछे मंत्री कौन में हैं वर्तमान में, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो अब हम स्टूडेंट देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन और उनके मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर के बारे में। इसका 2 पार्ट आने वाला है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, 30 मिनट का हो गया है। कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर जो है वीडियो समाप्त कर दें, ठीक है। तो आज हम 10 संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर कल जो है 8 से 10 संगठन और बचेंगे, उनको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न हमारा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे UNO कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछे महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटारेस हैं। और इसके बाद बात करें कि वर्तमान में UNO में कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य देश हैं और 193वां सदस्य देश कौन है, तो दक्षिण सूडान है। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की स्थापना पूछे कब किया गया था, तो इसकी स्थापना किया गया था 19 जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक का अगर पूछे वर्तमान इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय बंगा साहब। और वर्ल्ड बैंक में पूछे वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो 189 है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी भी स्थापना जो है जुलाई 1944 को हुआ था। विश्व बैंक और IMF इन दोनों संगठनों की जो है स्थापना एक ही साथ होता है 1944 में और दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है और दोनों के सदस्य देश 189 ही हैं बस। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा साहब हैं, ये आपको याद रखना कौन है, तो अजय बंगा साहब हैं। जबकि IMF की अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं, ये आपको याद रखना है। इन दोनों संगठन की अगर पूछे स्थापना किस संधि की सिफारिश पर की जाती है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के सिफारिश पे जो है IMF और विश्व बैंक की स्थापना की जाती है। सॉरी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना कब होती है, तो 11 दिसंबर 1946 को होता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान निर्देशक कौन है, तो कैथरीन रसेल जी हैं और वर्तमान में 190 सदस्य देश यूनिसेफ में भाग लिए, मतलब यूनिसेफ के सदस्य हैं। और अगर बात करें यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है करीना कपूर को। नेक्स्ट प्रश्न है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनेस्को कहते हैं, इसे कहते हैं, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को होता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले और इसमें वर्तमान में पूछे कितने सदस्य देश हैं, तो 194 सदस्य देश हैं यूनेस्को के। अभी जो है यूनेस्को की 46वीं बैठक पूछे कहाँ पर हुई थी, तो इसकी 46वीं बैठक हुई है अपने इंडिया में भारत मंडपम नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई है और यहीं पर भारत की 43वीं विश्व धरोहर घोषित की गई है। और मैंने बता दिया था 43वीं विश्व धरोहर भारत की कौन है, तो वह है मोइदम। क्या है, मोइदम है, जो कि असम का एक कब्रिस्तान है, अहोम साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये इतनी पॉइंट आपको याद रखना है। 46वीं बैठक कहाँ हुई, तो अभी अपने भारत में हुई है और 45वीं पूछे कहाँ पर हुई थी, तो 45वीं बैठक हुई थी रियाद यानी सऊदी अरब में इसकी 45वीं बैठक हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होता है। अगर पूछे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछे WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। और WHO का अगर पूछे इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 194 इसमें सदस्य देश हैं।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होता है 1 जुलाई 1995 को। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। और इसकी महानिदेशक कौन बनाई गई है? नाकोजी ओंकाजा-इवेला, जो कि एक महिला है। और WTO की पहली महिला अध्यक्ष पूछे किसे बनाया गया है? तो पहली बार किसी संगठन की, मतलब WHO की पहली बार महिला निदेशक बनाई गई है नाकोजी ओंकाजा-इवेला। WTO में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 164 सदस्य हैं। और 164वां पूछे कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। थोड़ी सी जानकारी और देखेंगे। WTO इसका पहले क्या नाम हुआ करता था? इसका पहले नाम हुआ करता था GATT इसका नाम हुआ करता था। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? तो 1948 में हुआ था। लेकिन इसकी जो है 8वीं जो बैठक हुई थी, उसी के बाद जो है इसका नाम GATT से बदलकर WTO रख दिया गया। एक सेकेंड स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा है यूरोपियन यूनियन। बच्चों, वो छोटा भाई आ गया था ना, मतलब भाभी का बेटा था ना, तो वो मतलब परेशान कर रहा था, तो इस वजह से वीडियो पॉज कर दिए थे। पढ़ लेते हैं हम यूरोपियन यूनियन के बारे में, EU के बारे में, यूरोपीय संघ, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स से पूछे किसकी राजधानी है? तो यह ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। किसकी? तो बेल्जियम की राजधानी है। और यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष पूछे किसे बनाया गया है? तो उर्सुला वान डोर को बनाया गया है। वर्तमान में इसमें 28 सदस्य हैं। नेक्स्ट हमारा संगठन है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसके महानिदेशक हैं गिलबर्ट हुंगबो, इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। वर्तमान में 187 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी पॉइंट हमारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB यानी एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान में इसका अध्यक्ष मनीला फिलीपींस में है। और इसके अध्यक्ष पूछे कौन बनाए गए हैं? तो मासासुंगु असकावा इसके अध्यक्ष हैं। और ये कहाँ के हैं? ये जापान के हैं। और वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने सदस्य हैं? तो 68 सदस्य देश इसके सदस्य हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने करंट अफेयर क्वेश्चन और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण ललन टॉप प्रश्न, फिर इसके बाद करंट अफेयर रिवीजन और लास्ट में हमने विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में पढ़ लिया है। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स कर देंगे या मेरा आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से एक बार खुद इसको रिवीजन कर लेंगे। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम दिखे तो प्लीज़ हमको ज़रूर बताएं। आज थोड़ी सी वीडियो मैंने बीच में पॉज कर दी है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। कुछ बीच में कुछ बच्चे आ जा रहे थे, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। ध्यान रखेंगे कि आगे से ना हो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।